नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मेघालय दौरा, केंद्र की योजनाओं के बारे में महिलाओं को किया जागरूक। कहा, समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार कर रही है हर संभव प्रयास। तुरा में 3 स्वयं सहायता समूह को वितरित किए चेक और प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश में अनुदान पर सोलर पंप देने के लिए किसानों के पंजीयन का शुभारंभ। देश के किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंपों पर दी जा रही है 60% तक की सब्सिडी। 2 HP से लेकर 10 HP तक के सोलर पंप पर मिल रहा है अनुदान। छत्तीसगढ़ की डोमा पंचायत पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लाभार्थी। लाभार्थियों ने सुनाई अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी। शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में विजिबिलिटी शून्य। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर बरकरार। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने मेघालय दौरे में तुरा में 3 स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र और चेक वितरित किए। इसी के साथ राष्ट्रपति ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को संबोधित करते हुए देश के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी के बारे में बताकर आगे बढ़ने को प्रेरित किया। राष्ट्रपति ने सरकार की योजनाओं के बारे में महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। The Government of India is making every possible effort to ensure that women contribute actively and in large numbers in the socio-economic development of the country. Several steps have been taken to improve women's participation in the workforce. Many protective and supportive provisions have been included in labor laws. The government has launched many schemes which have proved helpful in raising the standards of living of women. राष्ट्रपति ने महिलाओं को बताया कि दुनिया में भारत सबसे आगे हो, इसके लिए देश की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना बहुत जरूरी है। और देश के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही कृषि की लागत को कम करने के लिए सरकार किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दे रही है। इसके लिए देश भर में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना चलाई जा रही है। योजना का लाभ देने के लिए उत्तर प्रदेश में अनुदान पर सोलर पंप लेने के लिए किसानों को पंजीयन 16 जनवरी 2024 से शुरू हो गया है। देश में किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 60% तक की सब्सिडी दी जाती है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों को सब्सिडी पर दिए जाने वाले सोलर पंप की लागत और उस पर दी जाने वाली सब्सिडी की दर निर्धारित कर दी गई है। इसमें किसान को 2 HP से लेकर 10 HP तक के सोलर पंप पर अनुदान दिया जाएगा। सरकार जहां किसानों को 2 HP के सोलर पंप पर 1,03,030 रुपए का अनुदान देगी, तो वहीं 10 HP के सोलर पंप पर किसानों को 2,66,456 रुपए का अनुदान मिलेगा, जिससे किसानों को 2 HP के सोलर पंप पर मात्र 63,686 रुपए देने होंगे। तो वहीं 10 HP के सोलर पंप के लिए किसान को 2,86,164 रुपए देने होंगे। ठीक इसी प्रकार किसान अन्य सोलर पंप पर सब्सिडी दी जाएगी। और बिहार सरकार छत पर फल फूल और सब्जी लगाने के लिए अनुदान देने वाली है। इसके लिए सरकार छत पर बागवानी योजना लाई है। इस योजना का लाभ अभी पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर के शहरी क्षेत्रों के लोगों को दिया जाएगा। योजना के तहत फार्मिंग बेड हेतु मकान की छत पर 300 वर्ग फीट की खुली जगह में बागवानी करने पर 75% अनुदान दिया जाएगा। विभाग द्वारा 300 फीट क्षेत्र में बागवानी करने के लिए 50,000 रुपए की लागत निर्धारित की गई है, जिस पर लाभार्थी को 37,500 रुपए का अनुदान मिलेगा। शेष राशि यानी कि 12,500 रुपए लाभार्थियों को स्वयं
वहन करनी होगी। वहीं जो व्यक्ति गमलों में बागवानी करना चाहते हैं, सरकार योजना के तहत उन्हें भी अनुदान उपलब्ध कराएगी। सरकार गमलों में पौधे लगाने वाले व्यक्तियों के लिए इकाई लागत 10,000 रुपये निर्धारित करी है, जिस पर लाभार्थियों को 75% यानी कि 7,500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। शेष राशि यानी कि 2,500 रुपये की लागत लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होगी। उद्यानिकी विभाग द्वारा लाभार्थियों को अपनी पसंदीदा फल एवं सब्जी की बागवानी के लिए पौधे चुनने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें फार्मिंग बेड पर किसान सब्जी फसलें जैसे बैगन, टमाटर, मिर्च, गोभी, गाजर, मूली, भिंडी, पत्तेदार सब्जी, कद्दू आदि लगा सकते हैं। तो वहीं अमरूद, कागजी नींबू, पपीता, आम, अनार, अंजीर आदि फल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा फार्मिंग बेड पर घृतकुमारी, कड़ी पत्ता, वास्का, लेमन ग्रास एवं अश्वगंधा जैसी औषधीय पौधे भी लगा सकते हैं। और अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा सरकार के पशुपालन विभाग ने प्रदेश में शीतलहर से पशुओं के बचाव हेतु सभी जिलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा विभाग ने पशु चिकित्सकों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने बताया कि सभी पशुपालकों से आग्रह किया गया है कि वे शीतलहर से पशुओं के बचाव के लिए पशुपालन विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें और अपने पशुधन को शीतलहर से बचाकर रखें। विभाग ने कहा कि धूप निकलने पर ही पशुओं को बाहर निकालें, पशुओं पर कंबल इत्यादि डालकर रखें। यदि पशुओं में ठंड के कोई लक्षण दिखाई दे रहे हों तो तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। शीतलहर से बचाव के लिए सभी पशुओं को कृमिनाशक दवाइयाँ दिलवाएं। गुड़ व खनिज मिश्रण नियमित तौर पर देते रहें। पशुओं को नहलाने के लिए गर्म गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। पशुओं के बैठने के स्थान को सूखा रखें। पशुओं के टीन शेड को पराली से ढककर रखें। विभाग के अनुसार शीतलहर में पशुओं का तापमान कम हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसके अतिरिक्त खांसी व निमोनिया जैसी बीमारियां होने लगती हैं, जिसके कारण पशु खाना पीना छोड़ देते हैं और दूध उत्पादन भी कम हो जाता है। कमजोर व नवजात पशुओं पर शीतलहर का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, इसीलिए पशुओं को उचित खुराक, गुड़ व मिनरल मिश्रण अवश्य देना चाहिए। भारत में सहकार से समृद्धि की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अमूल की भूमिका अहम रही है। देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के साथ साथ दुनिया भर में सहकारिता के जरिए वैश्विक जगत का भारत किस तरह मार्गदर्शन कर रहा है, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात किया अमूल के प्रबंधन निदेशक जैन एस मेहता से। सहकार से समृद्धि के जरिए किसानों की किस तरह खुशहाली हो सकती है, इसका बेहतरीन उदाहरण है अमूल। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमूल के एमडी जयेश एन मेहता। सर, अगर बात करें वैश्विक जगत पे सहकारी मॉडल जो भारत का है उसको पूरी दुनिया सहकार को मानती है और इसका जनक अगर अमूल को कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्री लगातार इसको आगे बढ़ा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो देश में सहकारिता की मॉडल की वजह से अमूल ने भारत को विश्व का नंबर 1 दूध उत्पादक देश बनाया है, ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है। और आज जो इंडस फूड का जो 7th एडिशन आज शुरू हो रहा है, उसमें भी अमूल का ये स्टॉल हम लगा रहे हैं ताकि भारत से विश्व के लिए अगर इंडिया को डेयरी टू द वर्ल्ड बनना है तो किस तरह के प्रोडक्ट्स विश्व के बाज़ार में जा सकते हैं, भारत के डेयरी प्रोडक्ट्स किस तरह से विश्व में जा सकते हैं और सरकार के मॉडल से बनी ये संस्था कैसे अपना नाम विश्व भर में बना सकती है, ये हम यहाँ दर्शाना चाहते हैं। आज अगर बात करें अमूल का कारोबार तो कितना सालाना टर्नओवर है और कितने देशों में इसकी शाखाएँ हैं? अमूल का सालाना टर्नओवर $9 बिलियन यानी कि 72,000 करोड़ रुपए है, जो देश की सबसे बड़ी डेयरी ही नहीं सिर्फ FMCG और फूड कंपनी भी अमूल आज है। तो हम लोग देश के विश्व के करीबन 50 देशों में इसका हमारे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट्स करते हैं और हमें उम्मीद है कि और नए कस्टमर्स आएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा देशों में भारत से बने दूध से बने प्रोडक्ट्स हम निर्यात कर पाएंगे। दुग्ध उत्पादन में हम नंबर 1 हैं और इसी के जरिए किसानों की खुशहाली और समृद्धि भी हो रही है। अमूल कितना मददगार है किसानों को सशक्त और मजबूत बनाने में? गुजरात के 36 लाख किसान परिवारों से अमूल जुड़ा हुआ है। 18,600 गांव में हमारे सदस्य हैं और आज भारत विश्व में नंबर 1 दूध उत्पादक देश है। विश्व का करीबन 24% दूध भारत में उत्पादन हो रहा है और अगले 10 साल में ये हिस्सा 1/3 हो सकता है। तो अगर विश्व का 33% दूध भारत में है तो भारत को विश्व की डेयरी बनने का एक मौका है और अमूल और सभी सहकारी संस्थाएं मिलकर इस दिशा में काम कर रही है। अगर भविष्य में नया साल है, नई उम्मीदें हैं, अमूल भी कुछ नया करने जा रहा है, क्या कुछ आपका एजेंडा है? बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स अमूल के आ रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे अमूल ने ऑर्गेनिक श्रेणी का भी काफ़ी एक फोकस रखा है। हम काफ़ी सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हम बना रहे हैं वो देश के लिए और विश्व के लिए बनेंगे। प्रोटीन जैसे प्रोडक्ट्स हैं उसका भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने मिठाई के बारे में बात की थी अभी इनॉग्रेशन में, तो मिठाई की भी एक बड़ी श्रृंखला हमारे सामने आज यहाँ डिस्प्ले पे रखी हुई है। अमूल का घी, मक्खन, पनीर, दूध तो काफ़ी
काफ़ी विश्व में पॉपुलर है, फ्लेवर्ड मिल्क हुआ, आइसक्रीम हुआ, ये सब का भी एक्सपोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए काफ़ी सारी है। ये कितना मददगार साबित होगा ये जो एक्सपो है वैश्विक स्तर पे? अमूल ब्रांड तो ऑलरेडी स्थापित है, लेकिन अन्य जो उत्पाद बेचने वाले और नए नए जो उद्यमशील है डेयरी सेक्टर के, ये बहुत ही बड़ा एक इनिशिएटिव है सरकार का। और जैसे कहा गया कि साउथ एशिया का ये सबसे बड़ा फूड शो आज भारत में इंडस फूड के नाम से माना जा रहा है। तो देश के सभी फूड प्रोडक्ट्स से जुड़े जो कंपनियां हैं और संस्थाएं हैं, उन सब के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट होगी। विश्व के सभी जो अच्छे कस्टमर्स हैं आपको रूबरू मिलेंगे, हमारे देश में मिलेंगे, हमारे देश की संस्कृति से अवगत रहेंगे और साथ साथ में हमारे जो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं वो देखेंगे, चखेंगे और उसके बाज़ार के विकास की बातें करेंगे। तो ये भारत सरकार का और कॉमर्स मंत्रालय का एक बहुत ही बढ़िया एक वो है, एक प्रोजेक्ट है। और हम पूरे सहयोग से पहले ही इंडस फूड के साथ हम तो इससे जुड़े हैं, तो हम जानते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट इवेंट है और इसका फ़ायदा पूरे देश को होगा। तो ये थे अमूल के एमडी जयन एस मेहता, जिनका मानना कि भारत सरकार के सहकार से समृद्धि को अभियान जो है उसको आगे बढ़ाने में न केवल अमूल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन सौरभ के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। भारत सरकार देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। इसी क्रम में पुराने झालर और बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। देश में पौराणिक महत्व की जलीय संस्कृति को सहेजने के साथ हाइड्रो जियो टूरिज्म को बढ़ावा देकर कैसे रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं, इसी विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की जाने माने अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ विशेषज्ञ डॉक्टर शिव सिंह राठौर से। जल है तो कल है, इसी थीम को लेकर भारत सरकार लगातार काम कर रही है और इसी को लेकर एक बेहतरीन मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के नाम से बनाया गया। और आज देश में न केवल जल संरक्षण हो रहा बल्कि भूगर्भ में जो जल है उसके संरक्षण के साथ उसके बेहतर उपयोग कैसे किया जाए इस पर भी शोध हो रहे हैं। अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ विशेषज्ञ डॉक्टर शिव सिंह राठौर। सर, अगर बात करें जल की महत्ता कल को लेकर सरकार ने रेखांकित कर रखी है और यही वजह की जल बचाया भी जा रहा है, लेकिन एज ए वैज्ञानिक आपको क्या लगता है? देखिए, जल के बारे में जितना कहा गया है और संरक्षण के लिए जितना जोर दिया जा रहा है, अपन सबको पता है कि जल कितना उपलब्ध है और आने वाले समय में यदि कोई विश्व युद्ध होने की संभावना है तो जल को लेकर सबसे प्रबल संभावनाएं बताई जा रही है। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी प्राचीन जल संस्कृति है, उस प्राचीन जल संस्कृति को यदि हम संरक्षित कर लें तो हम जल को बचा सकते हैं। बारिश के माध्यम से हमें इतना पर्याप्त जल मिल जाता है कि हमें जल की कोई समस्या नहीं है, परंतु उसका संरक्षण नहीं होने की वजह से जो परंपरागत जल स्रोत थे उनको हमने ख़त्म कर दिया है, वो डस्टबिन बनता जा रहा है। उस वजह से जो भूजल है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। जब तक भूजल रिचार्ज नहीं होगा, वर्षा का जल बचाया नहीं जाएगा और परंपरागत जल स्रोतों को संरक्षित नहीं किया जाएगा, हमारी प्राचीन जल संस्कृति को अध्ययन करके उसके ऊपर एक रूपरेखा बनाकर जल संरक्षण पर कार्य करना चाहिए। अगर बात करें पौराणिक समय में, हम देखते हैं आदिकाल से, राजा महाराजाओं के काल से, प्राचीन काल से बावड़ियाँ, टाँके, तालाब, इस तरह कुएँ ऐसे बनाए जाते थे ताकि पानी का संरक्षण हो। आज वो जीर्ण शीर्ण में है, इन पर किस तरह आपके विचार? जो परंपरागत जल स्रोत बनाए गए हैं, इसमें राजा महाराजाओं के अलावा वहाँ के जो भामासा, उस शहर के नागरिक, उन्होंने अलग अलग स्तर के ऊपर जल के परंपरागत स्रोत बनाए। इसके बेहतरीन एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहते हैं तो गुजरात और राजस्थान के अंदर जितने सुंदर परंपरागत जल स्रोत बनाए गए हैं, उनकी जो कलात्मकता है, उनका जो आर्किटेक्चर है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है, वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। और कितना गहरा जल था, आप उसको देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह से उस जल का संरक्षण करके उनको पता था कि यहाँ से शिराएं निकल रही है। 500 वर्ष पहले उनको ज्ञान था कि यहाँ जल की उपलब्धता रहेगी। उदयपुर में आप देखेंगे तो एक वाटर बॉडी रिचार्ज होने के बाद दूसरी वाटर बॉडी में ओवरफ्लो जाता है, तीसरी में ओवरफ्लो जाता है, पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं होता था। तो जो ये संदेश आप परंपरागत जल स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, जिसमें राजा महाराजा, नागरिक और भामासा, ये सब जल को लेकर कितने जागरूक थे। जैसे कि आपने जिक्र किया हाइड्रो जियो टूरिज्म, अगर जो बावड़ियाँ हैं, तालाब हैं, नदी नाले हैं, छोटे छोटे झरने, उनके पास अगर उनको फिर से कंजर्व कर लिया जाए और एक इको टूरिज्म के साथ साथ हाइड्रो जियो टूरिज्म को बढ़ावा देने से आर्थिक रेवेन्यू का एक कितना बड़ा माध्यम बन सकते हैं? देखिए, जैसे नाम है हाइड्रो जियो टूरिज्म, हाइड्रो का मतलब होता है जल, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और टूरिज्म का मतलब पर्यटन। जो पृथ्वी के ऊपर जल है, इसको कैसे पर्यटन के रूप में उकेरें जिससे जल भी संरक्षित हो और आर्थिक दृष्टि से भारत मजबूत हो। पर्यटन में किस तरह से उछाल आ सकता है जिससे रोजगार मिलेगा,
विदेश की करेंसी हिंदुस्तान के अंदर आएगी। तो देश के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ विशेषज्ञ डॉक्टर शिव सिंह राठौर, जिनका मानना है कि जल संरक्षण के लिए न केवल वाटर बॉडीज को, जो पौराणिक वाटर बॉडीज हैं उनको संरक्षित करने की जरूरत है, बल्कि जियो टूरिज्म बनाकर उनको हाइड्रो जियो टूरिज्म पर्यटन केंद्र बनाकर आर्थिक रेवेन्यू कमाने की भी जरूरत है। मेरे सगी कैमरामैन अंकित के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारतीय प्रबंधन संस्थान तैमनाबाद में पंचायती राज मंत्रालय के नेतृत्व में प्रबंधन विकास कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने पंचायतों से प्रभावी स्थानीय स्वशासन के लिए रोल मॉडल के रूप में अपनी क्षमता को अपनाने का आह्वान किया। रणनीतिक ग्रामीण परिवर्तन के लिए पंचायतों लीप स्टार्ट में नेतृत्व के शीर्षक से आयोजित कार्यक्रमों में विवेक भारद्वाज ने कहा कि पंचायतें हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में निवेश करके हम 2047 तक एक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अपने राष्ट्र की नींव में निवेश कर रहे हैं। और राजधानी दिल्ली इस समय ठंड से कांप रही है। बीते 4 दिन से न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से कम बना हुआ है और लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली बिना बर्फ वाली शिमला मनाली बन गई है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने राजधानी में 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे के कारण कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य रही। 17 जनवरी को भी कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट है। आसमान साफ रहेगा, सुबह घना कोहरा रह सकता है, कुछ जगहों पर शीतलहर रहेगी। अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम 4 डिग्री तक रह सकता है। इस बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर बरकरार है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में वर्तमान में चलाई कला चल रहा है। ये 40 दिन की भीषण सर्दी की अवधि है। इस दौरान इलाके में शीतलहर चलती है और तापमान बेहद नीचे चला जाता है, जिसके बाद मशहूर डल झील सहित जल निकाय जम जाते हैं। घाटी के कई हिस्से स्थिति का सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के अलग अलग हिस्सों में जा रही है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी छत्तीसगढ़ के डोमा पंचायत पहुंची। यहां केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लाभार्थी पहुंचे। केंद्र की योजनाएं, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, नल जल योजना हो, पीएम सम्मान निधि योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो या फिर दूसरी योजनाओं हो, इन योजनाओं के लाभार्थियों से डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल ने बात की। विकसित संकल्प यात्रा का रथ पिछले 2 महीनों से केंद्र की योजनाओं का जनता को लाभ देने के लिए अलग अलग हिस्सों में जा रहा है। आज विकसित संकल्प यात्रा का रथ छत्तीसगढ़ के डूमर पंचायत में पहुंचा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में लोग केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, तमाम तरह के यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं और आज यहाँ पर लोग केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहुंचे। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर में उन्हें किस तरह की योजना का लाभ मिल रहा है। मेरे को जनरल सुरक्षा योजना का लाभ मिला है, जिसमें मुझे 5,000 रुपए मिला है, 10,000 रुपये मिला है। 2 किस्तों में मिला है, 5,000 पहले, 5,000 बाद में। तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ ये योजना का लाभ देने के लिए। अब मुझे गैस का लाभ हुआ है। पहले मैं धुएं से चूल्हा जलाती थी, अब उससे मुझे मोदी जी को धन्यवाद करना है। नल के से बहुत लाभ मिला है और सुरक्षित अच्छे वाले पानी भी पीते हैं। हम लोग बाहर जाते थे और अब नल के पानी पीते हैं घर से। मेरे को मिला है कि सम्मान निधि कि मतलब सालाना में मतलब 6,000 रुपये मिलता है, जिसमें मैं अपना खेती के लिए मतलब काम किया जाता हूँ। मेरे को केसीसी लोन का लाभ मिला है पशुपालन के लिए। जानवर पालने में दिक्कत होता था, वो दिक्कत खत्म हो गया। खाना दाना का खर्चा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ के स्थानीय हैं, ग्रामीण हैं, जो केंद्र की योजना का लाभ लेने के लिए भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आज इन्हें केंद्र की योजना का लाभ मिल रहा है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर। और आइए बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। इन दिनों ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला।
एक मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 13 जनवरी को लोकवान गेहूं का भाव था 2,810 रुपए। 15 जनवरी को इसके भाव में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,780 रुपए पर आ गया। राजस्थान की बेगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 13 और 15 जनवरी को गेहूं 2,600 रुपए पर बिका। वहीं राज्य की ही खानपुर मंडी में गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 13 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 2,670 रुपए। 15 जनवरी को इसके सौदे 35 रुपए लुढ़क कर 2,635 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में 13 जनवरी को गेहूं का भाव था 2,450 रुपए। 15 जनवरी को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें, सोमवार को इलाहाबाद मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,450 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,550 रुपए। लखीमपुर मंडी में गेहूं 2,510 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही पीलीभीत मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,570 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1,127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,077.42 लाख टन रही थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। राजस्थान में गेहूं के खेत में सिंचाई करें, साथ ही सरसों के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। सरसों के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। सरसों में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में सरसों में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इस समय काबुली चने के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान जौ के खेत में भी सिंचाई करें। अभी जौ में कीट लगने की आशंका बनी हुई है, ऐसे में जौ में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान प्याज के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर और लाल मिर्च के खेत में हल्की सिंचाई करने का समय उपयुक्त है। गुजरात में गन्ने की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। किसान गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं, साथ ही बैगन की तुड़ाई कर लें। इस समय आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। गुजरात में टमाटर की तुड़ाई करें, इसके साथ ही लाल मिर्च की तुड़ाई भी कर लें। यहाँ के किसान लोबिया की कटाई कर सकते हैं। अभी कद्दू की तुड़ाई करते रहें। गुजरात में स्ट्रॉबेरी के बागों में सिंचाई करें। स्ट्रॉबेरी के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। किसान धान के खेत से खरपतवार निकाल लें। यहाँ अरहर के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं।
रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब जानते कुछ और खबरें खास खबर में। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश की सभी लोकसभाओं को क्लस्टर में बांट दिया है। एक क्लस्टर में 3 से 5 लोकसभा सीटों को रखा गया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस ने किन किन मसलों पर समझौता करने का मन बनाया है। क्या कांग्रेस ये भी भूल गई है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया था कि 1984 के दंगों के लिए राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिए। वरिष्ठ बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया। पीएम मोदी के आह्वान पर 22 जनवरी तक बीजेपी देश भर के तीर्थ स्थलों और मंदिर परिसर में सफाई अभियान चला रही है। अयोध्या में केवल साज सज्जा और नए नए निर्माण पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इसके पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए भी पूरी योजना बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ध्वनि व वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अयोध्या में पिंक ऑटो सेवा शुरू की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय को अपना बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हो गए हैं। सोरेन ने ईडी के 8वें समन के बाद बयान के लिए अपनी रजामंदी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार देर रात तक सपा नेता व पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के मुंबई स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। खनन घोटाले में आरोपित प्रजापति के परिवारजन के नाम पर 6 फ्लैट में ईडी ने कार्रवाई कर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आज सुबह 8:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 दर्ज की गई। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।